आचार्य भैंसासुर से नमस्कार करते हैं। यह रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, लेसन फर्स्ट। लगता है 9-10 दिन हो जाएगा, 9 दिन। तो कल हम लोग आए थे रासायनिक समीकरण से लाभ और आज है इसका टॉपिक रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमा में क्या होता है? दोष। उसका दोष क्या है, सीमाएं क्या होते हैं, और तब रासायनिक समीकरण को किस तरह से उपयोगी बनाया जाता है। किस उपयोगी बनाया जाता है? लाइन है कि देखिए, लाइन है, पंखा बंद करो, सभी बंद कर, सब बंद, सभी बंद करना। तो रासायनिक समीकरण को किस उपयोगी बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तब होगा आज हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि से बैलेंस होगा आज। हम चलते हैं, स्टार्ट देते हैं। रासायनिक समीकरण की समझ में मेरे छोकर खोज बन गया, सब बंद करिए, बटी डाउन रहती है। समीकरण की निम्नलिखित सीमाएं होते हैं। निम्नलिखित सीमाएं होते हैं। निम्नलिखित सीमाएं होते हैं, सीमा में दोष होता है, दोष। सीमाएं होते हैं। रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित सीमाएं होते हैं। सुन लो पहले। यानी पहले रासायनिक समीकरण में यह पता नहीं चलता था कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, कौन जलीय विलयन है, यह पता नहीं चलता था। अब तो ठोस को एस से, सॉलिड लिक्विड को एल से, गैस को जी से, जलीय विलयन को एक्वस, यानी एक्यू से सूचित किया जाता है। तो इसके बाद पढ़ाएंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे उपयोग बना देंगे। पहले कुछ नहीं लिखाता था, अब लिखाता है ठोस को सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, एक्यू, सब बताना आगे। तो रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के भौतिक अवस्था, यानी ठोस, द्रव, गैस इत्यादि का पता नहीं चलता था। अब है क्या? अब अगर देखिएगा कि H2 + O2 H2O, तो यह भी गैस, यह भी गैस, यह क्या लिक्विड एल होता है, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद बता रहे हैं सब। उसके बाद उत्सर्जित गैस की जानकारी का पता चलता नहीं है। इससे पहले हम क्या है कि जो गैस बाहर निकलती है उसको देते हैं इस तरह, तीर चिन्ह ऊपर। गैस बाहर निकल रही, तीर चिन्ह ऊपर लगा देते हैं, गैस बाहर निकल रहा है। अच्छा, अवक्षेप की जानकारी, जब अवक्षेप बैठता है उसको तीर चिन्ह नीचे देते हैं, क्योंकि अवक्षेप क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है।
नीचे में अवक्षेप होता है। अवक्षेप की जानकारी, अब यह नियम चला है, लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। इसे बताते हैं कि AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl प्लस NaNO3, ये पता नहीं चलता अवक्षेप कौन है। अब क्या है, इस तरह से दिया जाता है अवक्षेप में, नीचे दिया जाता है अवक्षेप, ये पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, उसके बाद ताप दाब उत्प्रेरक का पता चलता नहीं है कि अभिक्रिया किस ताप पर हो रही है, अभिक्रिया किस दाब पर हो रही है, ये पता चलता नहीं है। जैसे मान लिया N2 प्लस H2 तो बनता है NH3, तो ये पहले ऐसा लिखाता था। अब है कि 150 से 200 वायुमंडलीय दाब, समझा रहे हैं, और 450 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, और उत्प्रेरक Fe या MO, मॉलिब्डेनम, Fe या MO मॉलिब्डेनम इसका उत्प्रेरक है। प्रेरक क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, उसमें भाग लेता नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ चीज तील के तार कर देते हैं, उसमें भाग लेते नहीं हैं, उत्प्रेरक हो गए। कि वो बोल दे फलमा ऐसे बोलो हैं, बस भुट गए अपना फलमा बोलो, जब तक हम नहीं सुने कान से कुछ नहीं बोलेंगे। उत्प्रेरक होता है तो अभिक्रिया गति को बढ़ा देता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है, प्रेरक कहते हैं। तो कैसा दाब, कितना ताप, कितना, ये सब इस आगे हम बता रहे हैं। तो पहले ऐसा लिखाता नहीं था, नहीं। अच्छा, अभिक्रिया में कितना मात्रा खर्च हुआ, अभिक्रिया उष्माक्षेपी और उष्माशोषी दिखाता नहीं था। अब तो क्या है, अब है कि अगर C प्लस O2, CO2 94.45 किलो कैलोरी उष्माक्षेपी हुआ। अगर माइनस रहेगा 11.82 उष्माशोषी हो जाएगा, प्लस उष्माक्षेपी माइनस उष्माशोषी। अब ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। तो हम सारी बात बता रहे हैं, रुक जाओ। तो दोष पहला है क्या, इसके बाद उसको बताएंगे, पहले दोष बताएंगे उनको, उसमें सीमाएं होती है, सीमाएं दोष होता है। तो पहला दोष क्या है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस का पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस, पता चलता नहीं है। दूसरा है उत्सर्जित गैस की जानकारी रासायनिक समीकरण से
अभिक्रिया में भाग लेने वाले समीकरण से अभिक्रिया के फलस्वरूप समीकरण से अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की जानकारी का पता नहीं चलता है। चलता है। तीसरा है रासायनिक समीकरण से अवक्षेप का पता नहीं चलता है। तो ये कितने काफी है उतने का लिखबे, लेकिन एक बार लिख दें तो अच्छा रहेगा। समीकरण से अभिक्रिया के फलस्वरूप बने अवक्षेप का पता नहीं चलता है। समीकरण से फलस्वरूप बने गैस का बने अवक्षेप का पता नहीं चलता है। इतना लिखना पड़ेगा ने इस बने नहीं चलता है। मिठो मिठो वहां पर इंक लाओ तो इंक, उसमें इंक है, वहां गोल्डन में इंक लाओ तो। नहीं चलता है। तीसरा रासायनिक समीकरण से गोदरेज में इंक होगा, इंक हाँ है उसमें रखे हैं हम, उसी में डिब्बा में है, छोटा लाता है, छोटा डिब्बा रहता है, ऐसे डिब्बा है गोदरेज में पिछला में रखा। रासायनिक समीकरण से ताप, दाब, उत्प्रेरक का पता नहीं चलता है। चौथा रासायनिक समीकरण से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का पता नहीं चलता है। नहीं चलता है, अभिक्रिया का पता नहीं चलता है। हम आराम से हो, चिंता नहीं करना है, पढ़ाना हमेशा ना, थोड़े नहीं पढ़ाना, हमेशा पढ़ाना है। पता नहीं चलता है,
पता नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया की गति का पता नहीं चलता है। गति का नहीं चलता है कि किस वेग से अभिक्रिया हो रही है, मंद है कि तीव्र है, कैसे अभिक्रिया पता चलता नहीं है। रासायनिक समीकरण से विस्फोट का पता नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में पदार्थ की कितनी मात्रा खर्च हो रही है, इसका पता नहीं चलता है। इसका पता नहीं चलता है, यानी ये दोष हो गया इसका कि भौतिक अवस्था, उत्सर्जित गैस की जानकारी, अपक्षेप का पता नहीं चलता है, ऊष्मा शोषित अभिक्रिया पता नहीं चलता है, किस गैस अभिक्रिया पता चलता नहीं है, विस्फोट का पता चलता नहीं है, अभिक्रिया में कितनी मात्रा खर्च उसका पता चलता नहीं है। ये दोष हो गया। अब जो है इस दोष को दूर करने के लिए अनेक विधि हैं। अब रासायनिक समीकरण को उपयोग, मानी ये जो दोष सीमाएं, इसको हटाया गया, तो रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब मैंने रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित विधि से उपयोगी बनाया जाता है। उपयोगी बनाया जाता है। अब ध्यान दिया कि रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित विधि से उपयोगी बनाया जाता है। तो पहला है भौतिक अवस्था की जानकारी। अवस्था की जानकारी तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए किसी भी
समीकरण में भौतिक अवस्था मिटाते हैं। क्यों मिटाते हो? सही ध्यान देना पड़ेगा। साफ साफ दिखा भी इसे मिटाते हैं। भौतिक रासायनिक किसी भी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था जानकारी के लिए ठोस को एस यानी सॉलिड, एस से सॉलिड, द्रव को लिक्विड, QID लिक्विड, द्रव को लिक्विड, गैस को जी से गैस है ऐसे, और जलीय विलयन जलीय द्रव या जलीय विलयन को एक्यू विलयन ऐसे होता है। एक्वस लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक्वस जो नेत्र में था, एक्वस एक्यू से सूचित किया जाता है। जलीय द्रव, जलीय विलयन, लवण इत्यादि को एक्वस सूचित किया जाता है। जलीय द्रव या जलीय विलयन NaCl, ZnSO4 इत्यादि को एक्यू द्वारा सूचित किया जाता है, लवण। तो आगे बढ़ते हैं। तो जलीय द्रव या जलीय विलयन, लवण, लवण हुआ जलीय विलयन को एक्यू सूचित किया जाता है। सीधा लिखा जलीय द्रव लिखा है तो लवण भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लवण लिख सकते हैं। इसे लिखिए तो अच्छा रहेगा। जलीय द्रव, जलीय विलयन, एक्वस एक्यू सूचित किया जाता है। और एक पॉइंट और थोड़ा लिखे थे हमरा, इसे बता रहे थे जिसके अंत में Cl हो, SO4 हो, NO3 हो, सब लवण है, इसे भी एक्यू द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे Zn प्लस HCl, ZnCl2, अंत में Cl है, ये लवण है। Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 ये लवण है। तो क्यों नहीं कोई हिचक मिटाते हैं, जलीय द्रव या जलीय विलयन या लवण या जलीय लवण
को एक्वस एक्यू द्वारा सूचित किया जाता है। एक्यू द्वारा जाता है। इसे अभिकारक या प्रतिकारक के दाईं ओर लिखा जाता है। याद रखिएगा, इसे अभिकारक या हमेशा कुछ भी दाईं ओर हो, संकेत हमेशा दाईं ओर रहेगा, हमेशा दाईं ओर। इसे अभिकारक या प्रतिफल के दाईं ओर लिखा जाता है। इस संकेत को इतना नहीं समझाया जाता। इस संकेत को अभिकारक या प्रतिफल के पदार्थों के दाईं ओर लिखा जाता है। पदार्थों के दाईं ओर लिखा जाता है। इसे अब समझाते हैं। अपने लिखेंगे सही से तब आगे बढ़ेंगे, हम सुने होगा। जैसे देखिए अभी नोट जैसे देखिए बोल रहा था हम, जब तक अम्ल बोतल में है, अम्ल बोतल में रखा हुआ है, जब तक अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सब अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल अम्ल है। अम्ल बोतल में रखा हुआ है, बोतल में रखा है, तो वह द्रव है। वह द्रव है, तो उसमें जल मिला हुआ नहीं है। अच्छा, बिना तुमको लेसन 2 पढ़ाएंगे, जो ध्यान दे रहा हो तो हल्का लेसन 2 हो जाएगा रे, 3 हल्का हो जाएगा जी। जो नहीं ध्यान दिया तो छोड़ो दो जी, जो ध्यान दे रहे हैं उसको लेसन 2 हल्का हो जाएगा। तो लेसन 2 बताएंगे कि बिना जल का अम्ल में अम्लीय गुण नहीं होता है, यानी वह अभिक्रिया करता नहीं है। आज जब उसे अभिक्रिया में लाते हैं तो उसमें जल मिलाते हैं। यदि कम हो जल तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जल कम हो अम्ल ज्यादा हो तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जल ज्यादा अम्ल कम हो तनु सल्फ्यूरिक, सब वहां लिखाएंगे। तो जब द्रव है, जब अम्ल को किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना है, क्रिया में भाग लेना है, तो
उसमें जब अम्ल को किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना है तो उसमें जल मिलाया जाता है। जल मिलाया जाता है तो वह अभिक्रिया करना प्रारंभ करता है। जब प्रारंभ करता है तो बिना जल का अम्ल अभिक्रिया करता नहीं है। अगर करना प्रारंभ करता है बिना जल का अम्ल अभिक्रिया, आर्हेनियस ने कहा था, बताएंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर एच आयन देता है। याद रखिए, तो जब अभिक्रिया में आ गया प्रारंभ करता है तो अभिक्रिया में आ गया तो वह क्या, AQ। अभिक्रिया में आ गया से Zn प्लस H2SO4, इसमें जल मिला हुआ है। यह क्या हुआ, AQ हो गया, AQ, एक्वस। और जब बोतल में है तो रखा तो क्या, लिक्विड। जब बोतल में तो लिक्विड, आज अभिक्रिया में लाना है उसमें जल मिला हुआ है, वो AQ हो गया, एक्वस। वहां पर जल मिल गया, जलीय द्रव, जलीय विलयन। कि जब दो पदार्थ मिलता है उसको विलयन कहते हैं, जलीय विलयन हो गया। याद रखिएगा कि बोतल में है तो लिक्विड है, और जब उसको हम अभिक्रिया में लाएंगे तो AQ है, क्यों, उसमें जल मिला है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यदि जल कम हो अम्ल ज्यादा हो तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यदि जल अधिक अम्ल कम हो तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या AQ हो जाए, AQ, एक्वस। अच्छा, यदि अम्ल में SO4, NO3, Cl, PO4, इसे आगे बताएंगे। यदि धातु के अंत में, धातु के अंत में Cl, SO4, NO3, अब बहुत सा है, PO4, फास्फोरिक अम्ल रहता है इसमें, PO4 रहता है तो वह लवण है, लवण है। जैसे NaCl, Na2SO4, MgSO4, NaNO3, सब क्या, लवण है। इसे AQ द्वारा सूचित किया जाता है। नोट समझाए, नोट कि जब अम्ल बोतल में है तो लिक्विड है, और अभिक्रिया में लाते हैं तो वह क्या हो जाता है, उस अम्ल, उसमें जल मिलाया जाता है। तो अम्ल भी है जल भी है, दो पदार्थ है, विलयन बन गया, मिश्रण बन गया, घोल बन गया, AQ। और जिसके अंत में SO4, NO3, PO4 सब लवण है। लवण को किससे, AQ से सूचित किया जाता है। तो आज यहां पर देते हैं इसको, जैसे ऐसे है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल ये नहीं, फर्स्ट ये नहीं। इसको ये करना चाहता था, ये कर देते हैं, ऐसे एक, हाँ एक हो जाएगा।
कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए, तो Zn प्लस H2SO4 SO4H2, ये पता नहीं चलता कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, कौन जलीय विलयन है। तो समीकरण में क्या किया जाता है, दस्ता को S से, तो निशा ठोस हो गया। H2SO4 अम्ल है, बोतल में है, लिक्विड है, और जब इसको अभिक्रिया लाते जल मिला हुआ है, AQ हो गया ये। अच्छा, ZnSO4 लवण है, लवण है तो ये भी हो गया AQ। डाउन लिखते हैं AQ, AQ है ये, AQ। H2 है तो गैस है। अब देखो ऐसे लिखा रहता है, आप देख सकते हो, इससे पता चलता है कि ठोस है, ये एक जलीय द्रव है, ये जलीय द्रव है या लवण है, ये क्या है, गैस है, इससे पता चल जाता है। अच्छा, एक अभिक्रिया ऐसा है जिसमें सब कुछ दिया है उसमें, जैसे मान लिया कि Cu प्लस H2SO4, Cu प्लस H2SO4। अब देखिए, तो H2SO4 है, तो अभिक्रिया नहीं होगी। जब H के बाद Cu है क्रियाशीलता श्रेणी में, अंतिम है Pb, तो H, तो Cu, तो H Cu को हटा देगा, लेकिन Cu H को नहीं हटाएगा। कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, नहीं हटा पाएगा। कभी भी केमिस्ट्री देखें, हाइड्रोजन इससे कम क्रियाशील है, इससे अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा। हाँ, जब अम्ल कैसा हो, गाढ़ा हो, अम्ल सांद्र हो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या हो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या हो, गाढ़ा हो, अधिक अम्ल और जल कम, ये तामा है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, गाढ़ा हो। अच्छा, इसको गर्म किया जाता है, Cu प्लस H2SO4 जब गर्म किया जाता है, सांद्र है, गाढ़ा है, अभिक्रिया ऐसे होता है, जान लो इसके ऐसे CuSO4 प्लस H2 नहीं, CuSO4 H2 नहीं, क्योंकि यह अभिक्रिया होता नहीं है। लेकिन जब इस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, गाढ़ा है, तो Cu प्लस H2SO4, तो CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। देखिए इतना निकलता है इसमें कि कॉपर सल्फेट, जल और SO2, क्योंकि अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। अगर अभिक्रिया नहीं हुआ तो सांद्र गाढ़ा आधा अम्ल दे दिया, उसको गर्म कर दिया, अभिक्रिया चालू हो गई। तो बना CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए, तो बैलेंस करो पहले, यहाँ पर H2 वो 4, तो 4 है, तो सल्फ यहाँ लगा दो 2 पहले,
दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो सल्फर है, देखिए दो सल्फर, यहाँ एक सल्फर दो सल्फर, चार दूनी आठ हो तो दो दो चारो और चार चार आठ, सीयू तो सीयू बैलेंस हो गया। दो दूनी चार एच, दो दूनी चार एच, दो सल्फर, एक सल्फर यहाँ एक सल्फर यहाँ है, वो चार दूनी आठ तो दो दो चार 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 आठ हो गया। अब देखिए ये क्या है, एस ठोस है, ये इसमें जल मिला हुआ एक क्यू, लवण है एक क्यू, जल है लिक्विड, SO2 गैस है जी, देखिए इसमें सब आ गया। Cu प्लस H2SO4 तो CuSO4 प्लस H2 प्लस SO2, कि देखिए S है सॉलिड है ठोस है, जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन है, लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है। तो इससे पता चलता है, अभी क्रियावली लिखा रहेगा यह, इससे पता चल जाता है कि कौन ठोस कौन द्रव कौन गैस, इससे पता चल जाता है ना। तो इससे पता चलता है कौन ठोस कौन द्रव कौन क्या गैस। एस ठोस, ई जलीय विलयन, ई जलीय लवण है, लिक्विड है, ये क्या है गैस है। समझ में आ गया होगा। मैसेज कर मैसेज कर मैसेज कर। ओ सोया रे, हाँ वाह बहुत अच्छा है। हाँ हो, जो लटकने वाला पार्टी है तो उसका को दिखते नहीं, और जो समझने वाला सब समझ रहा है कि ठोस को एस से, चलिए विलयन को एक क्यू से, इसको भी एक क्यू से SO4 है, ये गैस से। इससे पता चल जाता है कि यह ठोस है, यह जलीय जल मिला हुआ अम्ल में, यह जलीय विलयन है, लवण है, जल है, ये SO2 क्या है गैस है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है उत्सर्जित गैस की जानकारी। उत्सर्जित गैस की जानकारी, उत्सर्जित गैस की जानकारी। उत्सर्जित गैस कौन, जो गैस अभिक्रिया के बाद स्वयं वायुमंडल मिल जाती है उसे उत्सर्जित गैस कहते हैं। जैसे H2 गैस, H2 गैस ऊपर निकलती है, ऐसे है ना, H2 गैस अब गुब्बारा ऊपर उठता है, CO2 गैस वायुमंडल मिल जाता है, उत्सर्जित गैस है, उत्सर्जित गैस हुआ। तो उत्सर्जित गैस की जानकारी के लिए रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए उत्सर्जित रासायनिक समीकरण को या किसी रासायनिक समीकरण
में उत्सर्जित गैस की जान किसी रासायनिक समीकरण में उत्सर्जित गैस की जानकारी के लिए दाईं ओर तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिया जाता है। दाईं ओर तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिया जाता है। जैसे मान लिया ऐसे है कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 तो ले लेंगे। हाँ हाँ ले लें। अरे इतना जो चलो आंधी की बलेन में कट गलो सब डिस्टर्ब होलो सब कुछ न कुछ ना तो नीचे चलो कुछ में खत्म हो सब। हाँ तो Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 तो उत्सर्जित गैस ये गैस बाहर निकलती है। गैस बाहर निकलती है। उत्सर्जित गैस की जानकारी ये गैस बाहर निकल रही है H2 गैस, इसलिए H2 गैस को गुब्बारा में भरकर हम ऊपर उठाते हैं। तो इससे पता चलता है कि यह गैस अभिक्रिया होने पर बाहर निकल रही है। तो उत्सर्जित गैस की जानकारी के लिए दाईं ओर तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिया जाता है। Zn प्लस SO4 ZnSO4 प्लस H2 तीर चिन्ह ऊपर की ओर। अच्छा, और तीसरा है अवक्षेप की जानकारी। हाँ अब देखें तीसरा पॉइंट है अवक्षेप की जानकारी। अवक्षेप की जानकारी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में अवक्षेप की जानकारी के लिए अवक्षेप की
अवक्षेप की जानकारी के लिए तीर चिन्ह नीचे क्यों दिया जाता है? दिया जाता है तीर चिन्ह नीचे क्यों दिया जाता है अवक्षेप जानकारी के? जैसे मान लिया बताए थे कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस AgCl, तो Cl जाता है Ag के पास, NaCl, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, Cl गया Ag के पास, AgCl प्लस NaNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट 2-3 बार बता चुके हैं। ये सोडियम क्लोराइड, तो AgCl का Cl गया Ag के पास, 3Na के पास, AgCl का ऐसे लिखते थे सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप दही जैसा, तो उसको लिखना नहीं है, बस ऐसे कर देना है, नीचे दाईं नीचे कर दिए, और इससे पता चल रहा है कि अवक्षेप है। अब नीचे जो है अवक्षेप दही जैसा अवक्षेप है, AgCl अवक्षेप, अब प्लस NaNO3। चौथा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी, तीसरा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी। तो रासायनिक समीकरण उपयोगी बनाने के लिए बनाने के लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रतिफल में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है तथा ऊष्माशोषी जानकारी के लिए प्रतिफल में
उष्मा लिखा जाता है, उष्मा लिखा जाता है, उष्मा लिखा जाता है। पढ़ा नहीं तो हवा ज़्यादा चढ़ रहा है, इससे दिक्कत हो, इन लोगों को दिक्कत है, अच्छी जब तक चले नहीं। उष्मा लिखा जाता है। अपचमा, जैसे मान लिया आप बताए थे, उष्मा छेपी में प्लस उष्मा, उष्मा शोषी में माइनस उष्मा बताए थे। तो C प्लस O2, CO2 प्लस 94.45 किलो कैलोरी हो गया। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया, उष्मा मुक्त हुआ प्लस उष्मा। CH2 प्लस I2 H2 प्लस I2 2HI माइनस 11.3, 4 बार लिखे इसको, बोलो जी 4 बार लिखे, 11.82 किलो कैलोरी उष्मा, उष्मा। C प्लस O2 CO2 94.45 किलो कैलोरी, H2 प्लस I2 HIMS 11 उष्मा शोषी है, इसमें उष्मा लगा है, उष्मा मुक्त हुआ है। उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। अच्छा, उसके बाद ताप दाब और उत्प्रेरक, चौथा 5वां पॉइंट था, ताप दाब उत्प्रेरक। ताप दाब उत्प्रेरक की जानकारी, प्रेरक की जानकारी, ताप दाब इस बल बंद कर रही है, ऊपर निकाल जा रहा है भाई। जानकारी, ताप दाब उत्प्रेरक की जानकारी। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक समीकरण में ताप दाब उत्प्रेरक की जानकारी के लिए तीर चिन्ह के ऊपर तथा नीचे, तीर चिन्ह के ऊपर तथा नीचे ताप
दाब को लिखा जाता है, ताप दाब उत्प्रेरक को लिखा जाता है, ताप दाब उत्प्रेरक को लिखा जाता है। चिन्ह के ऊपर तथा नीचे ताप दाब उत्प्रेरक को लिखा जाता है ना। इसे बताते हैं हेबर बनाया था अमोनिया, बहुत विख्यात हो गया था अमोनिया बना के हेबर। यानी जितना कोल्ड स्टोरेज है सब में अमोनिया गैस का वहता वाष्पन, यानी वह लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प बन जाता है। और जहाँ वाष्प है वहाँ ठंडक है, जहाँ वाष्प वहाँ क्या ठंडक है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज में आलू प्याज रखाता है, टमाटर रखाता है, सब रखाता है। वहाँ कौन गैस? अमोनिया गैस है। तो हेबर नाम वैज्ञानिक बहुत नाम कमा लिया। ये जब ऐसे लिखूँ कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के संपर्क में लाकर 150 से 200 वायुमंडलीय दाब दाब 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 450 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उत्प्रेरक, पता है उत्प्रेरक? उत्प्रेरक लोहा Fe या मॉलिब्डेनम एमओ की उपस्थिति में अमोनिया गैस 3 हेबर नामक वैज्ञानिक बनाया था। यह गैस, अमोनिया गैस लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्पित होकर शीतलता प्रदान करती है। इस गैस का
जो कोल्ड स्टोरेज शीतगृह, इसी नाम है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज शीतगृह किया जाता है। यानी N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 150 से 200 वायुमंडलीय दाब 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड, सब याद रखिएगा। ताप उत्प्रेरक Fe या MO, लोहा या मॉलिब्डेनम, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वायुमंडलीय दाब क्या है, इतना दाब देंगे, इतना ताप देंगे और तब बना जाएगा अमोनिया NH3, अमोनिया। हाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे। नाइट्रोजन बहुत माने इसका जो खोज अमोनिया का जब आविष्कार हुआ बहुत क्रांति ला दिया। बिना समय का आलू खाते, बिना समय का प्याज खाते, बिना समय का टमाटर खाते हैं नहीं। हाइड्रोजन गैस N2 प्लस H2 NH3 अमोनिया बनता है। तो ये देखो, तो उत्प्रेरक, इससे पता चलता है कि इतना दाब है, इतना ताप है। उत्प्रेरक FeMO, उत्प्रेरक क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया गति को बढ़ा देता है। वैसा पदार्थ जो गति को बढ़ा देता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उसे उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अब है अंतिम पॉइंट आ रहा है। सब याद करोगे, इतना ताप, इतना दाब, इतना ये, इतना ये, तब आपका केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री का पॉइंट ही सब है।
कितना। अब अंतिम बच रहा है छठा पॉइंट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जानकारी। 7वां पॉइंट, छठा पॉइंट हो जाएगा तो किसी भी रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की जानकारी के लिए प्रतिकारक और प्रतिफल प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच ऐसे चिन्ह दिया जाता है। बताए थे कि H2 + O2 जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, जलाने पर जल बनता है और जल में देते हैं विद्युत धारा, बनता है H2 + O2। बस बता दिए थे H2 + O2 H2O बनता है। H2 विद्युत धारा दिए तो H2 और क्या बनता है, O2 बनता है। तो एक बार को इसको तो H2, चलो पढ़ा में जलाने पर H2O बना, जी विद्युत धारा दी, बन गया आपको H2O2 बन गया। इसके उत्क्रमणीय बताए थे, वैसी अभिक्रिया जो हो रहा ठीक है। अरे आज तूफान में ऐसा हो रहा है ये, चलो भाई ये बस सही है, देखो कब तक चलते हैं। तो H2 + I2 यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है। चलो इसलिए चलो नीचे हम बढ़ा रहे हैं, चलो चलो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है, प्रतिकारक से प्रतिफल, प्रतिफल से प्रतिकारक। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों
दिशा में होती है, प्रतिकारक से प्रतिफल, प्रतिफल से प्रतिकारक, उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। H2 + O2 H2O, ये विद्युत धारा दिए बनी H2 और O2, इससे पता चलता है कि H2O2 बनता है जल, और जल में दिए विद्युत धारा दिए तो बनी H2 और क्या बन गया, O2 बन गया। ऐसे तुम कह सकते हो एग्जाम्पल में कि जब समझा दिए, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाया जाता है तो जल बनता है। हाँ, एक लाइट बुता दिए हैं, ये लाइट बुता दिए हैं क्योंकि नहीं है अथी एकदम दिक्कत पड़ गए हम, तो जो दिखाई पड़ रहा होगा जल बनता है। जब जल में विद्युत धारा दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। गैस बनता है H2 + O2, देखिए शरीर जलाने पर जल बनता है। इसमें दिए विद्युत धारा, ऐसे तो H2O2 बन गया, O2 बैलेंस कर दो 2, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जानकारी के लिए प्रतिकारक प्रतिफल के बीच यह चिन्ह दिया जाता है, प्रतिकारक से प्रतिफल, प्रतिफल से प्रतिकारक। अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है, प्रतिकारक से प्रतिफल, प्रतिफल से प्रतिकारक। देखते हैं दिखाई पड़ता है कि नहीं। हाँ ठीक है, काम चलाओ। काम चलाओ, ठीक है। हाँ, अभी रुक जाओ। अब है संतृप्त रासायनिक समीकरण, अब यहाँ तो हो गया ही, अब स्टार्ट है संतृप्त रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और क्या, असंतृप्त।
होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वैसा समीकरण इसमें प्रतिफल, इसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, इसमें ऐसे लिखा था, जान लो इसका सिलेबस ऐसे है। सिलेबस क्या देख लो, इसमें ऐसे लिखा, सिलेबस इसका ऐसे देख लो। इसमें है कि प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ऐसे लिखा जाता है। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या तब अभिकारक में अब प्रतिफल में अब यहां लिखो Zn के परमाणुओं की संख्या, Zn के परमाणुओं की संख्या Zn के परमाणुओं की संख्या
संख्या। आप लिखिए एच के परमाणुओं की संख्या एस के की संख्या ओ के परमाणुओं की संख्या अब देखें Zn प्लस H2SO4 SO4 प्लस H2 लिखे हैं कि समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित माने प्रत्येक तत्व समान हो। अभिकारक या प्रतिकारक की बात है, प्रतिफल या उत्पाद। तो देखो Zn का क्या परमाणु, एक परमाणु, प्रतिकारक और प्रतिफल, अभिकारक उत्पाद, Zn एक परमाणु। Zn के परमाणुओं की संख्या 1, यहाँ Zn का भी 1, H के परमाणुओं की संख्या 2 और यहाँ पर H के परमाणुओं की संख्या 2। अच्छा, S के परमाणु की संख्या 1, S के परमाणु की संख्या 1, O के परमाणु की संख्या 4, यहाँ भी 4। यानी प्रतिकारक में Zn का एक परमाणु और प्रतिफल में Zn का भी एक परमाणु। प्रतिकारक या अभिकारक में H का 2 परमाणु, प्रतिफल में भी 2 परमाणु। सल्फर का प्रतिकारक में 1 परमाणु और सल्फर का भी 1 परमाणु। O का 4 परमाणु, O का 4 परमाणु, यहाँ O का भी 4 परमाणु। यानी प्रतिकारक प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रतिकारक और प्रतिफल में और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के समान है। अतः यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसे होता है। देखो ये कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Zn प्लस H2 जहाँ कहे तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल या अभिकारक उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
Zn का एक परमाणु, यहाँ भी एक परमाणु, H का 2 परमाणु, H का 2 परमाणु, S का एक परमाणु, S का एक परमाणु, O का 4 परमाणु, O का 4 परमाणु, बराबर है। संतुलित समीकरण है इसको, आता यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब है असंतुलित रासायनिक, दूसरा देखो, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सही दिखाई पड़ रहा है। केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो वैसा समीकरण जिसमें प्रतिकारक प्रतिफल अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन वैसा जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में कम से कम एक तत्वों के कम से कम एक तत्व के परमाणुओं की संख्या, एक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, समान उसे असंतुलित रासायनिक कहते हैं। कम से कम एक बराबर नहीं हो, कम से कम एक बराबर नहीं हो। इस मान लीजिए यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 7, तो ये बराबर है, ये बराबर है और ये भी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो असंतुलित हो गया।
अच्छा, कम से कम एक बराबर नहीं हो। जैसे Zn है, यहाँ Zn है, O है, S है, O है, Zn H S O, माने से यहाँ पर Zn बराबर है, लेकिन H बराबर Zn बराबर नहीं, एक ही दो, अभी कारक में एक, इसमें दो। H जो है 4 भी 4, S 6 भी 6, O 7 भी 7, ये असंतुलित है, यह कम से कम एक बराबर नहीं है। अच्छा, ये 6, ये 2, ये 4, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर, तब भी असंतुलित है, तभी असंतुलित है। अच्छा, ये भी बराबर नहीं हो, ये 9, ये 8 बराबर नहीं हो, ये बराबर है, यह भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये 7, अगर ये 10, ये 5, ये बराबर नहीं है, तब भी असंतुलित है। इसमें 1 2 ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो कम से कम एक बराबर नहीं हो, अधिकतम कोई बराबर नहीं हो, यह क्या है? असंतुलित है, असंतुलित है समीकरण। जैसे मान लिया, देखिए सही, 1 आई 2 है, अगर 1 2 है, आई है 3 ई भी 3, 4 ई भी 4, 5 ई भी 5, तो देखिए ये 3 बराबर है, 4 बराबर है, 5 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो असंतुलित है। अच्छा, ये रह जाए हमको, ये रह जाए 2, ये भी बराबर नहीं है, तो असंतुलित है। ये भी बराबर नहीं है, तो असंतुलित है। ये भी बराबर नहीं है, तो असंतुलित है, लेकिन कम से कम एक बराबर नहीं हो, तो वैसा रसायन समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में कम से कम एक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल है, क्या बताते हैं एग्जाम्पल, Fe+H2O, यानी Fe+H2O बनता है Fe3O4+H2। ये परमी रिएक्शन 3 में, जब तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, जब तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो बनता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड, या वैलेंसी काम नहीं करता है, बनता, इसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड हमको इससे मतलब क्या है? समीकरण से मतलब है Fe+H2O, Fe3O4+H2। जब तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड और H2 बनता है। ये चुंबक का सूत्र है, मैग्नेट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, मैग्नेट। तो बताएंगे बाद में, ऐसे अंतिम बताएंगे कि दिल्ली के कुतुब मीनार के अहाते में एक लौह स्तंभ बना हुआ है, उस लौह स्तंभ पर फेरसोफेरिक ऑक्साइड का लेप है, चुंबक का लेप है, उस पर जंग लगता नहीं है, उस पर जंग लगता नहीं है, चुंबक का लेप है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार के अहाते में एक लौह स्तंभ बना हुआ है, नहीं, जिस पर फेरसोफेरिक ऑक्साइड का परत है, वो जंग लगता नहीं है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 2 काम छोड़ गए थे, दिल्ली कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। उनके दामाद इल्तुतमिश ने बनाया था, ऐसा कहा जाता है, हम तो साइंस पढ़ाते हैं। तो कुतुबुद्दीन दिल्ली के कुतुब मीनार के अहाते में एक लौह स्तंभ है, उस पर फेरसोफेरिक ऑक्साइड का लेप है,
अरे चुंबक का लेप है, उसको जंग लगता नहीं है ना। तो बताएंगे 6000 kg के है चाहे 8 मीटर, सब बात बताएंगे। पहले रिएक्शन में देख लो पहले, तब इससे मतलब नहीं है, इससे वैलेंसी नहीं काम करता है। तब तो लोहा पर जलवाष्पायित किया जाता है, लोहा तप्त है, तब तो लोहा। ये सब हमको नहीं मतलब है, हम लोहा के समीकरण से मतलब है, ये जलवाष्प है। तो बनता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड H2 गैस, चुंबक, मैग्नेट, जंग लगता नहीं है। तो ये पहले बोले 3 में यार हमको समीकरण केवल चाहिए। समीकरण क्वेश्चन दे देगा Fe + H2O Fe3O4 + H2, या किस प्रकार का समीकरण, इसको बनाना हमको है। वो तो विशेषता इसमें कुछ करना नहीं है। अब जैसे लेसन 3 जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जब तप ऐसे कम ताप पर अस, अधिक ताप पर एक, लाल तप्त पर अस, और जब लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड चुंबक बनता है। उसी चुंबक का लेप है दिल्ली कुतुब मीनार के हाथा में लौह स्तंभ बना हुआ है, उस पर उसका लेप है चुंबक का। वो पेंट होता नहीं है कि जंग लगता नहीं है, किसका चुंबक का लेप है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको है बस Fe + H2O Fe3O4 + H2। यह समीकरण संतुलित है या नहीं पहचानना, बस इसकी विशेषता नहीं बताना हमको है, इसकी हमको विशेषता बताना नहीं है। हम तो खाली बता दिए कि चुंबक है, इसमें वैलेंसी काम नहीं करता है। लोहा वैलेंसी 2 और 3 होता है, तो Fe3O4 वैलेंसी इसमें काम नहीं करता है। क्यों? लाल तप्त लोहा है, जलवाष्प दिए हैं, फेरसोफेरिक ऑक्साइड है, चुंबक, मैग्नेट, मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहा का एस्क, यह लोहा का काला रंग का एस्क है, चुंबक का सूत्र है Fe3O4 + H2। जैसे बाद में पढ़े हम लोग। अब अपने इसका तो देखो, तो प्रत्येक तत्वों के Fe के परमाणुओं की संख्या, H के परमाणुओं की संख्या, O के परमाणुओं की संख्या, बस यह तीनों यहाँ है। Fe + H2O Fe3O4 + H2। हमको क्वेश्चन देगा ये समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, संतुलित है कि असंतुलित नहीं, बैलेंस करना हमको मैंने कि है कि नहीं करना है, कि समीकरण संतुलित है या नहीं, इसको गुण नहीं दिखाना है। तो Fe + H2O Fe3O4 + H2। तो Fe के परमाणुओं की, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में, प्रतिफल में, इसी नाम है अभिकारक या प्रतिकारक। अब प्रतिफल में तो Fe परमाणुओं की संख्या, H के परमाणुओं की संख्या, O के परमाणुओं की संख्या, बताओ Fe का क्या परमाणु, एक परमाणु, Fe का एक परमाणु, Fe का 3 परमाणु, H का क्या परमाणु, 2 परमाणु, H का 2 परमाणु, O का क्या परमाणु, 1 परमाणु, O का क्या परमाणु, 4 परमाणु। यानी खरी बराबर कौन है, 2 बराबर है, ये बराबर है नहीं है। Fe + H2O क्वेश्चन देगा Fe + H2O Fe3O4 + H2, Fe3O4 + H2, यह कैसा समीकरण है, संतुलित की असंतुलित बताना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या अभिकारक में, प्रतिफल में Fe के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ Fe1, यहाँ Fe3, यहाँ H का 2 परमाणु, H का 2 परमाणु, O का 1 परमाणु, O का 4 परमाणु, यहाँ 4 परमाणु है। यानी अभिकारक में Fe1, प्रतिफल में Fe3, अभिकारक में H का 2 परमाणु,
H का 2 परमाणु, पत्थर H का 2 परमाणु। यहाँ देखो O का परमाणुओं की संख्या, O का 1 परमाणु, O का 4 परमाणु। अब देखो तो ई समान है, ई समान है, तो प्रतिकारक प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, समान नहीं है। समान नहीं है, नहीं है। अतः यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अतः यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है ने। एक मिनट, अब प्रत्येक बराबर नहीं है, एक बराबर, सब बराबर है। प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। और ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, तो प्रत्येक समान नहीं है, यानी सब समान नहीं, एक समान है, प्रत्येक समान है, सब समान हुआ, एक समान है, कई समान है, सब समान है, तो प्रत्येक तत्वों के सब समान नहीं, बस वही देना। प्रत्येक में क्या समझा, सब समान नहीं, एक समान है, उस प्रत्येक हुआ, तो संख्या समान नहीं आता। यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है, खत्म। तब बताएंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकारी समीकरण भी कहते हैं, लिख दो कहीं नोट में। तब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 3 विधियां कर बताएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकारी समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 3 विधियां, अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड, बीजगणितीय विधि, अलजेब्राइक मेथड, और आंशिक समीकरण विधि, पार्शियल मेथड। अब लिख नोट थोड़ा सा, अब दिखा पढ़ लो। हाँ बस थोड़ा सा 2 मिनट और रुको। ये समझा मैसेज कर, समझा इसको कि यहाँ Fe का 1, Fe का 3, H का 2, H का 2, तो सब बराबर है, नहीं है। ये बराबर है, ये बराबर है, तो प्रत्येक बराबर है। मैसेज कर, SNO, प्रत्येक बराबर है, प्रत्येक बराबर है। ये 2 3 2, 1 तो 3, 1 तो 4, प्रत्येक बराबर है नहीं। अतः यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हाँ पूरा सही, राइट, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, वाह। एगो नो कहते हैं
विशाल से नो कहते हैं, क्यों भाई? नो कहाँ आवश्यकता नोक है? एफ ही का ए। अच्छा विशाल जी समझाते, विशाल जी हैं, थोड़ा सा लाइट कम है विशाल जी, लाइट है हमारे पास कम है। विशाल जी हैं, कंचन है, ये सब नो क्यों कहा भाई? एफ ही प्लस असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या कहे थे कि वो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती, कम से कम एक समान नहीं हो। प्रतिकारक प्रतिफल में कम से कम एक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, दो समान नहीं हो, कोई भी समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, कम से कम एक समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कम से कम एक तत्वों के प्रतिकारक और प्रतिफल में कम से कम एक तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल में Fe प्लस H2, Fe2, Fe3O4 ऐसी क्वेश्चन देगा ही। Fe प्लस H2, Fe3O4 रिएक्शन कैसे हुआ तुम नहीं देगा, क्वेश्चन दिया कि Fe प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2, क्वेश्चन दे दिया। तो वो तो पूछेगा तुमको इसमें यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो जैसे करण बनाना सानी, प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में प्रतिफल में Fe का एक परमाणु, प्रतिकारक में अभिकारक Fe का एक परमाणु, Fe का 3 परमाणु। रिएक्शन कैसे हमको मतलब नहीं है, मतलब है कि यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित बताइए। समीकरण कैसे बना हमको नहीं बताना है, हमको बताना है, क्वेश्चन दे देगा Fe प्लस H2, Fe3H2 यह किस प्रकार का समीकरण है, संतुलित है या असंतुलित। तो यह देखना Fe का एक परमाणु, Fe का 3 परमाणु, H का 2 परमाणु, H का 2 परमाणु, O का 1 परमाणु, O का 4 परमाणु। ये समान नहीं है, ये समान है, ये समान है, तो प्रत्येक बराबर है। तो जब सब बराबर नहीं है, एक बराबर है, तो प्रत्येक बराबर है, तो समान नहीं है, तो प्रत्येक समान नहीं है, इसलिए यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ई बराबर है,